एक बार फिर से सभी का स्वागत है प्यारे साथियों। आइए अब हम एक नए क्लास को लेकर चल रहे हैं और इस क्लास में हम देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी से आज हम शुरू करने वाले हैं। और इंडियन ज्योग्राफी में हम पहले क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में पहले चर्चा करेंगे, उसके बाद हम फिर टॉपिक बाय टॉपिक हम करते चलेंगे। और आज हम जो सबसे पहले हम जानेंगे वो इसी के बारे में कि इंडियन ज्योग्राफी में हमको कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से शुरुआत करना है। क्योंकि बहुत बार होता क्या कि जब तक हम सिस्टमेटिक ढंग से नहीं पढ़ते तो कुछ पता नहीं चल पाता है, इसलिए हम शुरुआत करेंगे स्टार्ट से। और बिल्कुल शुरुआत से हम स्टार्ट करेंगे, शून्य से हम स्टार्ट करेंगे, ताकि कहीं भी आपको समझने में या तो फिर कहीं भी कोई तरह का दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं कि फिर हम दोबारा उसे हम सुधारने का कोशिश करेंगे, या तो फिर हम एक अलग से हम उसका क्लास लेकर फिर उस चीज को हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। चलिए सबसे पहले हम आज जानेंगे कि हमें इंडियन ज्योग्राफी में पहले क्या क्या पढ़ना पड़ता है, या तो क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इंडियन ज्योग्राफी को लेकर चलेंगे, उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी जब खत्म हो जाएगा उसके बाद हम फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी की ओर आएंगे। तो सबसे पहले हम इंडियन ज्योग्राफी में हम देखते जाएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारत की भौगोलिक स्थिति। तो भारत की भौगोलिक स्थिति अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के स्थिति के बारे में। भौगोलिक स्थिति क्या है, विश्व में भारत का स्थान कहाँ है, कहाँ पे स्थित है, उसके बाद कौन कौन सी इसकी सीमाएं लगती है, कितना इसका क्षेत्रफल है। विश्व में अगर देखा जाए क्षेत्रफल तो क्षेत्रफल के हिसाब से क्या स्थिति है। उसके बाद फिर जितने भी पड़ोसी राज्य हैं, पड़ोसी देश हैं, वो सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद भारत की तटीय प्रदेश जो भी है वो सारी की चर्चा करेंगे इसमें। उसके बाद फिर द्वीपों का चर्चा करेंगे, जो भी इसमें से द्वीप होंगे वो सभी का हम चर्चा करेंगे। द्वीप जब हो जाएगा उसके बाद हम फिर बात करेंगे भारत के भूगर्भिक इतिहास का। फिर हम बात करेंगे भारत के भूगर्भिक इतिहास का, कैसा भूगर्भिक इतिहास रहा है। प्रायद्वीपीय पठार की बात किया जाए, चाहे जो भी प्रायद्वीपीय क्षेत्र है वो सभी पठारी प्रदेश हो गया, हिमालय ऊंचे हिमालय की ओर का बात किया जाए तो हिमालय प्रदेश, वो सभी को हम लेकर आगे बढ़ेंगे इसमें। फिर उसके बाद बात करते हैं भारत का भौतिक स्वरूप। भारत के भौतिक स्वरूप की अगर बात की जाए तो इसमें हम पढ़ेंगे पहाड़, पर्वत, चोटियां, कहाँ कहाँ कौन से पठार है, किस तरह के पहाड़ है। और इसमें हम जिक्र करेंगे हिमालय के जो वर्गीकरण है वो किस आधार पर हुआ है, चाहे वो उत्तर से दक्षिण के क्रम में बात किया जाए या तो फिर पूर्व से पश्चिम की ओर अगर बात किया जाए तो वो सभी हम विस्तार इसके बारे में चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से। और जो भी इसमें अध्ययन होगा वो सारे हम एक एक करके टॉपिक बाय टॉपिक हम इस चीज को क्लियर करेंगे। उसके बाद फिर बात करेंगे भारत की जलवायु का। अगर भारत की जलवायु की बात की जाए तो यहाँ पे भारत के संदर्भ में हम पढ़ेंगे कि भारत की जलवायु की स्थिति क्या है, कैसे यहाँ पे क्या क्या जलवायु की समस्याएं हैं, क्या क्या उसके बारे में हमको अध्ययन करना चाहिए और क्या महत्वपूर्ण है हमारे लिए, और कहाँ से हमें इसकी जानकारी मिलेगी, वो सभी स्रोत का अध्ययन करेंगे, कहाँ कहाँ से हम इसका विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं। फिर उसके बाद बात करेंगे मृदा की। तो जो भी मृदा है उसके बारे में पढ़ेंगे, मृदा अपरदन, चाहे मृदा क्षरण हो या तो फिर नए नए प्रकार की मृदा, चाहे वो खादर, बांगर, जो भी नई पुरानी जलोढ़ मिट्टी हो गई, जो भी है वो सारे मृदा के अलग अलग हम रूप को, अलग अलग नामकरण को, वो सभी को हम चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर है मृदा अपरदन। यहाँ से भी काफी बार सवाल पूछा जाता है कि मृदा अपरदन की क्या समस्याएं हैं, क्यों मृदा अपरदन को रोकना जरूरी है, वो सभी को हम जिक्र करेंगे। उसके बाद फिर प्राकृतिक वनस्पतियां। तो जो भी प्राकृतिक वनस्पति है हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम प्राकृतिक वनस्पति के बारे में हम जानेंगे और क्या क्या इसमें हमें समस्याएं देखने को मिलती है, क्या क्या इसमें फायदे हैं हमें, वो सभी के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। फिर आता है जैव विविधता। जैव विविधता से हम क्या समझते हैं वो सभी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर यहाँ से हम ये वन्य जीव अभ्यारण्य बात करेंगे, चाहे वो वन्य आरक्षित क्षेत्र हो, सुरक्षित क्षेत्र हो, वो सभी हम इसमें जिक्र करेंगे। उसके बाद फिर है भारत का अपवाह तंत्र।
यह अपवाह प्रणाली, ये भी जो भी कह सकते हैं, दोनों में कह सकते हैं। अपवाह तंत्र बोलिए या तो अपवाह प्रणाली, ये दोनों एक ही है। अब अपवाह तंत्र में हम अपवाह तंत्र की कई प्रणालियों से हम अध्ययन करते हैं। जैसे अगर अपवाह तंत्र भारत में अगर नदी जल तंत्र के रूप में अगर देखेंगे तो हम 3 रूप में पढ़ते हैं, सिंधु जल तंत्र, गंगा जल तंत्र और ब्रह्मपुत्र जल तंत्र। ये 3 अलग अलग भाग में देखेंगे। फिर उसके बाद हम प्रायद्वीपीय नदियां जब आती हैं, प्रायद्वीप भारत की जो भी नदियां हैं वो सभी के बारे में हम जिक्र करेंगे। फिर उसके बाद दिशाओं में बहने वाले के क्रम से हम आधार से हम उसको विभाजित कर सकते हैं। जैसे पूर्व की ओर बहने वाली नदियां, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, उत्तरवर्ती नदियां कौन कौन सी है, दक्षिणवर्ती नदियां कौन कौन सी है, ये सभी के बारे में हम यहाँ से चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर हम बात करेंगे जल संसाधन। आज की एक कह सकते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के रूप में उभर कर आया हुआ है, क्योंकि जल संरक्षण नीति अभी देख रहे होंगे कि काफी चर्चा में रहा है। क्यों हमें जल संरक्षण की जरूरत पड़ रही है, और लगातार हम देख रहे हैं कि जल स्तर का नीचे गिरना ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि इसकी भी हमें गहन अध्ययन करना चाहिए। क्योंकि जल संरक्षण के बारे में, जल संसाधन के बारे में क्या क्या जल नीति है, वो नीतियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये मृदा करेंगे, उसके बाद फिर प्राकृतिक वनस्पति, फिर जैव विविधता, भारत का अपवाह तंत्र, फिर जल संसाधन। उसके बाद हम बात करेंगे बहुउद्देशीय परियोजनाएं। तो सारे हम एक एक करके जो भी परियोजनाएं हैं भारत में, चाहे वो स्वतंत्र भारत के पहले की हो या तो स्वतंत्र भारत के बाद की हो, वो सभी हम बहुउद्देशीय परियोजनाएं। अब यहाँ पे जैसे एक वर्ड आता है बहुउद्देशीय, तो कहता है कि वैसी परियोजनाएं जो एक से अधिक उद्देश्यों को लेकर उसको तैयार किया गया हो, जिसमें से हम कई सारे एक साथ कार्य उसमें कर सकते हैं। जल का जमा होना, उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण करना और भी कई सारे ऐसी चीज हैं जो कि एक से अधिक उद्देश्यों को लेकर उसको बनाया गया, तो उसी को हम बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं। तो जो भी है वो सभी परियोजनाएं, चाहे वो स्वतंत्र भारत के पहले की हो, चाहे स्वतंत्र भारत के बाद की हो, भारत में सबसे पहले कौन सी बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनी और वर्तमान में कौन कौन सी ऐसी परियोजनाएं हैं जो कि चर्चा में रही है, वो सभी के बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद आता है भारत की कृषि। भारत की कृषि, यहाँ से भी काफी सवाल हमें एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। जो भी कृषि के प्रकार हैं वो सारे हम अलग अलग रूपों में देखेंगे। कृषि का क्या महत्वपूर्ण है, क्या महत्व रखती है अपने आप में कृषि को, वो सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। कृषि के लिए क्या क्या हमें समस्याएं देखने को मिल रही है, वो सभी हम बात करेंगे। उसके बाद फिर आते हैं पशु संसाधन की। वर्तमान में पशु गणना भी हुई है और उसका कह सकते हैं कि गणना लिस्ट भी आया हुआ है। 2019 का रिपोर्ट था जो कि 2020 में पेश किया गया था, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उसमें भी कहाँ कहाँ कौन सी पशु संसाधन के स्रोत हैं, कहाँ से हम अध्ययन कर सकते हैं, चाहे वो गौ पालन हो, मुर्गी पालन हो, मछली पालन हो, मत्स्य पालन हो, या लाख की खेती हो, लाख कह सकते हैं, या तो फिर जो भी पशु संसाधन के अंतर्गत जो भी आएंगे वो सभी हम इस चीज में एक एक करके हम जिक्र करेंगे। फिर उसके बाद आता है खनिज संसाधन। उसके बाद हम बात करेंगे खनिज संसाधन की, क्या क्या खनिज संसाधन की महत्व है, भारत में कहाँ कहाँ खनिज संसाधन हमें देखने को मिलता है, किस किस राज्य में ज्यादातर खनिज की उपलब्धता है, और खनिजों की दृष्टि से कौन सा राज्य अपने आप में एक समृद्ध राज्य के रूप में उभरा हुआ है, और जहाँ पे काफी स्रोत है। भविष्य में आने वाले समयों में हम देख सकते हैं कि वहां से खनिज काफी मात्रा में मिल सकती है, तो वो सभी राज्यों को हम चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर आता है ऊर्जा संसाधन। यहाँ पे उसके बाद हम ऊर्जा संसाधन को लेकर हम पढ़ेंगे, क्या क्या ऊर्जा संसाधन में हम पढ़ सकते हैं, कहाँ से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, कौन कौन से स्रोत हैं। भारत में अगर बात की जाए, जैसे हम पढ़ते हैं कि केरल में थोरियम का काफी सारा भंडार है, तो वो सभी हम एक एक करके हम विस्तृत चर्चा करेंगे, चाहे वो परमाणु ऊर्जा का बात करें या तो जो भी उर्वरकीय स्रोत हैं, जो भी स्रोत हैं ऊर्जा के, वो सभी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद है विनिर्माण उद्योग। जो भी विनिर्माण उद्योग हो, चाहे वो सीमेंट उद्योग हो, चाहे वो कपड़ा उद्योग हो, चाहे जो भी विनिर्माण उद्योग हो, वो सभी का हम अध्ययन करेंगे एक एक करके। उसके बाद फिर आता है भारतीय परिवहन व संचार व्यवस्था।
इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। भारतीय परिवहन संचार व्यवस्था, चाहे वो जलीय संसाधन हो, जलीय परिवहन हो, स्थलीय परिवहन हो या तो फिर वायु परिवहन हो, हम तीनों की चर्चा करेंगे। चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग हो, NH के बारे में हो, चाहे भारतीय रेलवे के बारे में हो, या तो फिर तीन हम वायु के रूप में हम पढ़ेंगे, वहां से भी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर बात करेंगे भारत की जनसंख्या। तो भारत की जनसंख्या से भी, हालांकि इसका जो सवाल बनता है वो 2011 की जनगणना के अनुसार से बनता है, लेकिन फिर भी हम यहाँ से देखेंगे, इसका जिक्र करेंगे थोड़ा सा। उसके बाद है फिर भारत की जनजातियां, जो भी अलग अलग राज्यों की, जो भी भारत की अलग अलग जनजातियां हैं, वो सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। और जनजातियों के बारे में जो भी अलग अलग राज्यों से आने वाली जनजातियां हैं, जो हाल ही में चर्चा में रही है, वो सभी के बारे में हम थोड़ा थोड़ा अध्ययन करेंगे। उसके बाद फिर आता है प्राकृतिक एवं आपदा प्रबंधन। यहाँ से भी काफी सवाल एग्जाम्स में देखने को मिलता है, तो इसके बारे में भी हम देखेंगे कि जो एक प्राकृतिक रूप से या तो आपदा प्रबंधन से होने वाली समस्याएं जो उत्पन्न होती है, उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। और जब ये पूरे क्लास जब मेरा हो जाएगा यहाँ तक, तो उसके बाद हम आएंगे वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करेंगे, और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाने के बाद उसके बाद हम एक अलग से रिवीजन क्लास रखेंगे, जिसमें से शुरू से लेकर हम लास्ट तक एक बार फिर से हम उसको रिवीजन करेंगे। तो उम्मीद करेंगे कि आप हमारे साथ बने रहिए अंत तक, आपको काफी पसंद आएगा। और एक एक करके हम चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में, जो कि ग्लोब से लेकर हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे, जो कि विश्व में भारत की स्थिति क्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चाहे वो अक्षांशीय रूप से हो या तो फिर देशांतरीय रूप से हो, दृष्टि से हो, जो भी हो वो सभी का हम अध्ययन एक एक करके करेंगे। क्या क्या भारत का अक्षांशीय विस्तार है, क्या देशांतरीय विस्तार है, भारत की स्थिति ग्लोब में क्या कहाँ पे है, किस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिणी गोलार्ध में है। फिर बात करेंगे पूर्वी देशांतर या पश्चिमी देशांतर। यहाँ पे काफी बार समस्याएं भी उत्पन्न होती है, तो वो सभी को हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, क्योंकि जब भी कोई हम अगला वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा और आप आसानी से देख सकेंगे और वहां से आप लाभ उठा सकेंगे।